आज हम कक्षा 10 के विज्ञान में विद्युत वाले अध्याय में पाठ्यगत जो न्यूमेरिकल है अर्थात जो पाठ के अंदर जो महत्वपूर्ण उदाहरण है उनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो देखो, जिसमें सबसे पहला उदाहरण है कि किसी विद्युत बल्ब है, एक क्या है, विद्युत बल्ब है। अब इस विद्युत बल्ब का जो तंतु है, इस तंतु में से 0.5 एम्पियर, अब यदि ये एम्पियर किसका मात्रक होता है, विद्युत धारा का, तो यहाँ विद्युत धारा का मान दे रखा है आई, विद्युत धारा को आई से दर्शाते हैं, तो आई का मान दे रखा है 0.5 एम्पियर धारा का। 10 मिनट, मिनट किसका मात्रक होता है, समय का, तो समय का मान कितना दे रखा है 10 है, तो टी का मान कितना हो गया 10 मिनट। अब देखो, यदि हमें कोई राशि का मान ज्ञात न हो कि ये मान किसका दे रखा है, तो हम उसका मान मात्रक से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मिनट है, मिनट समय का मात्रक होता है, तो समय का मान कितना हो गया 10 मिनट। अब आगे देखो, प्रवाहित होती है विद्युत परिपथ में जो प्रवाहित विद्युत धारा है, इस विद्युत धारा के लिए जो आवेश है, अर्थात आवेश को किससे दर्शाते हैं, क्यू से, और इस क्यू का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखो, सबसे पहले हम एक ऐसा सूत्र देखते हैं जिसमें आई भी हो, क्यू भी हो और टी भी हो। तो विद्युत धारा का जो सूत्र होता है आई बराबर क्यू बटा टी, इसमें आवेश भी होता है और समय भी होता है। अब हम इस सूत्र से आवेश का मान देखें, तो इस सूत्र से हमें जो आवेश का मान प्राप्त होता है, तो क्यू बराबर आई को टी को तिरछा गुणा कर दो, तो आवेश का मान हो गया, आई का मतलब धारा और टी का मतलब समय, इनका गुणनफल ही आवेश के बराबर होता है। तो क्यू का मान क्या कितना आ गया, आई टी। अब देखो, अभी हम देखते हैं कि आई यानी धारा का मान कितना दे रखा है 0.5 एम्पियर, तो रख देते हैं। और जो टी होता है वो समय होता है, और एम के एस पद्धति में जो समय है वो हमेशा सेकंड में होता है। तो यदि हम 10 मिनट को सेकंड में बदले, तो सबसे पहले तो इसको किससे गुणा कर देते हैं, 60 से गुणा कर देते हैं। तो 60 से गुणा करने पर समय कितना आ जाता है 6, इसको गुणा करो 60 को 10 से गुणा करें, कितना आ गया 600, और कितना आ गया सेकंड। अब ये मान यहां रख देते हैं, तो Q बराबर आई का मान कितना दे रखा था, धारा का मान कितना दे रखा है 0.5 गुणा समय का मान कितना दे रखा है 600, इसको गुणा कर लो। सबसे पहले 5 को 6 से गुणा करो, तो 6 पंजो 30, और आगे कितना जीरो है 2 जीरो, तो 2 जीरो लगा दो। अब सुनो, अब आगे दशमलव, आगे कितना अंक छोड़कर दशमलव है, क्योंकि 0.5 में एक अंक छोड़कर दशमलव है, तो यहाँ एक अंक छोड़कर दशमलव लगा देते हैं। अब दशमलव के आगे यदि जीरो, तो इसका कोई भी मतलब नहीं होता है, तो इस जीरो को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो आवेश का जो मान होता है वो 300, और आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है। तो हमें इस प्रश्न में जो आवेश का मान है वो 300 कूलाम प्राप्त होता है। अब ऐसे हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो देखो कि जो 12 वोल्ट विभवांतर है, अब विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, और हम इसे V से दर्शाते हैं, तो V का मान कितना दे रखा है 12 वोल्ट। अब देखो, अब इसका एक तरीका होता है कि यदि हमें किसी मान का ये नहीं पता हो कि ये मान किस राशि का है, तो हम इसके मात्रक को देखकर उसका पता लगा सकते हैं। जैसे यह मात्रक वोल्ट है, तो वोल्ट विभवांतर का मात्रक होता है, तो विभवांतर का मान कितना गया 12 वोल्ट के दो बिंदुओं के बीच, क्योंकि विभवांतर दो बिंदुओं के बीच क्या होता है, उत्पन्न होता है। 2C, 2 यानी क्या होता है कूलाम आवेश, तो आवेश को हम Q से दर्शाते हैं, और Q का मान कितना हो गया 2 कूलाम। देखो, अब आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाएगा, तो हमें इस प्रश्न में W का मान ज्ञात करना है। तो हमें एक ऐसा सूत्र देखते हैं जिसमें विभवांतर भी हो, आवेश भी और कार्य भी हो। तो विभवांतर का जो सूत्र होता है V बराबर W बटा Q, इसमें क्या होता है, कार्य होता है। अब हम इस सूत्र से कार्य का मान निकाल लेते हैं, तो W बराबर क्या होता है, इसको तिरछा गुणा कर दो VQ, V को कहते हैं विभवांतर, Q को कहते हैं आवेश, इनका मान रख दो। तो विभवांतर का मान कितना दे रखा है 12, आवेश का मान कितना दे रखा है 2, तो 12 को 2 से गुणा कर दो, तो 12 दूनो 24, और जो कार्य का मान कितना हो गया 24। अब इसका मात्रक देखिए कि कार्य का मात्रक जूल होता है, तो इस प्रश्न में हमें कार्य कितना होता है 24 जूल प्राप्त होता है। अब यदि हम तीसरा प्रश्न देखें, तो देखो कोई भी 4 ओम का क्या है, प्रतिरोध है। अब ओम किसका मात्रक होता है, प्रतिरोध का होता है, तो प्रतिरोध को R से दर्शाते हैं, तो R का मान कितना आ गया 4 ओम। अब आगे देखो, अब ये 4 ओम का प्रतिरोध तार है,
इसमें प्रति सेकंड, प्रति का मतलब होता है 1 सेकंड, तो यहाँ समय कितना आ गया 1 सेकंड, तो 1 सेकंड लिख देते हैं। आगे देखो 100 जूल ऊष्मा, ऊष्मा को हम एच से दर्शाते हैं, और जो ऊष्मा का जो मात्रक होता है वो भी जूल होता है, तो एच का मान कितना हो गया 100 जूल। जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो जो प्रतिरोध तार है, प्रतिरोध तार के सिरों के बीच में जो विभवांतर है, तो हमें विभवांतर को V से दर्शाते हैं, तो हमें विभवांतर का मान ज्ञात करना है। तो हम ऐसा सूत्र देखते हैं जो जिसमें क्या हो, ऊष्मा हो, प्रतिरोध हो और समय हो। तो हम जानते हैं कि विद्युत धारा का जो ताप प्रभाव का सूत्र होता है वो होता है H बराबर I स्क्वायर RT। अब देखो, अब इस सूत्र में मान रखते हैं और विभवांतर का मान ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इस सूत्र में ऊष्मा का मान दे रखा है, अर्थात H का मान दे रखा है, प्रतिरोध का मान दे रखा है और समय का मान दे रखा है। तो हम इस सूत्र से धारा का मान निकाल लेते हैं, और धारा का मान यदि हम विभवांतर वाले सूत्र में रख देते हैं तो हमें विभवांतर प्राप्त हो जाता है। तो देखो यहां से ऊष्मा का मान कितना रख दो 100, तो 100 रख दिए बराबर I यानी धारा का मान हमें निकालना है, तो I स्क्वायर हम निकालते हैं, गुणा R का मान कितना है 4, तो 4 लिख देते हैं। और जो समय में से सेकंड में होता है, तो यहाँ सेकंड में समय दे रखा है, तो समय कितना हो गया 1। अब देखो, अब यदि हम I स्क्वायर का मान देखें तो यह कितना हो जाएगा, 4 को 1 से गुणा करा तो कितना आ गया 4, तो 100 बराबर I स्क्वायर गुणा 4। अब यहाँ हमें I स्क्वायर का मान निकाल सकते हैं, तो ये 4 गुणा में, तो इधर आके किसमें हो जाता है, भाग में आ जाता है। तो I स्क्वायर का मान कितना आ जाता है 100/4। इसको हल कर लो, 4 का भाग 100 में दो, तो सबसे पहले 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितने बचे 2, 20 हो गए, 4 पंजो 20। तो I स्क्वायर का मान कितना प्राप्त हो गया, I स्क्वायर बराबर 25 प्राप्त हो गया। हमें I का मान निकालना है, तो हम दोनों तरफ वर्गमूल कर देते हैं। तो I का मान कितना हो गया, वर्गमूल 25, और वर्गमूल 25 का मान कितना होता है 5, और धारा का मात्रक क्या होता है एम्पियर है, तो धारा हमें कितनी प्राप्त हो गई 5 एम्पियर। अब हमें इसमें विभवांतर ज्ञात करना है, तो ओम के नियम से विभवांतर देखते हैं। तो ओम के नियम से विभवांतर होता है वरी V बराबर IR। अब देखो, अब इसमें धारा का मान रख, तो धारा कितनी है 5, तो 5 रख देते हैं। अब प्रतिरोध कितना दे रखा है हमें 4 ओम, तो 4 लिख देते हैं। तो अब गुणा कर लो, तो 5 को 4 से गुणा करते हैं तो 20 आता है, और विभवांतर का मात्रक क्या हो जाता है वोल्ट। तो इस सूत्र इस पर्सन के लिए हमें विभवांतर का मान 20 वोल्ट प्राप्त हो जाता है। अब यदि हम आगे वाला पर्सन देखें तो देखो, तो कोई विद्युत बल्ब है, अब ये विद्युत बल्ब है, ये 200 वोल्ट का है। अब वोल्ट किसका मात्रक होता है विभवांतर का, तो इस पर्सन में हमें विभवांतर का मान कितना दे रखा है 220 वोल्ट। अब आगे देखो, अब ये 220 वोल्ट का जो विद्युत बल्ब है, ये क्या है विद्युत जनित्र से क्या है संयोजितता जुड़ा हुआ है। यदि बल्ब से 0.50 एम्पियर, एम्पियर किसका मात्रक होता है विद्युत धारा का, तो हमें विद्युत धारा को I से दर्शाते हैं। तो I बराबर कितना हो जाता है 0.50 एम्पियर। अब देखो, ये 0.50 एम्पियर इस विद्युत बल्ब में क्या प्रभावित हो रही है, धारा प्रभावित हो रही है। तो हमें बल्ब की शक्ति निकालना है, तो बल्ब की शक्ति को हम P से दर्शाते हैं। तो सबसे पहले हम विद्युत शक्ति के सूत्र देखते हैं। तो विद्युत शक्ति के जो सूत्र होते हैं P बराबर एक आता है W/T। यदि हम दूसरा सूत्र देखें तो क्या आता है VI। यदि हम तीसरा सूत्र देखें तो V का मान रख देते हैं, तो क्या आता है I स्क्वायर R। और यदि चौथा सूत्र देखें तो क्या आता है V स्क्वायर बटा R। अब देखो, अब ये सभी जो सूत्र होते हैं वो विद्युत शक्ति के होते हैं। अब इनमें से ऐसा सूत्र लेना है जिसमें विद्युत शक्ति P भी हो, विभवांतर भी और धारा भी हो। तो हम देखते हैं कि जो P बराबर जो VI होता है, इसमें विभवांतर और धारा दोनों उपस्थित होते हैं। तो हम विद्युत शक्ति का सूत्र ले लेते हैं P बराबर VI, क्योंकि इसमें विभवांतर और धारा उपस्थित है। अब इस सूत्र में विभवांतर और धारा का मान रख देते हैं। तो विभवांतर का मान कितना है 220 वोल्ट, तो 220 वोल्ट गुणा धारा है 0.50। अब यदि दशमलव के आगे जीरो हो तो उसका कोई अर्थ नहीं होता है, तो हम इसको यहाँ लिख देते हैं 0.5, क्योंकि दशमलव के आगे जीरो का कोई अर्थ नहीं होता है। अब इन दोनों को गुणा कर लो, तो हम यदि 220 को 0.5 से गुणा करें तो गुणा कर लो। सबसे पहले 5 से गुणा करो, तो 0, 5 दूनी 10, 10 की 0 हासिल की 1, 5 दूनी 10 11, तो कितने आ जाता है 1100। अब एक अंक छोड़ के दशमलव है, तो यह एक अंक छोड़ के दशमलव लगा देते हैं, और दशमलव के आगे जीरो का कोई अर्थ नहीं होता है। तो हमें 10 कितना प्राप्त होता है 110। तो P का मान कितना होता है 110। और हम देखें कि विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है वो होता है वाट।
तो विद्युत शक्ति का मान कितना हो गया 110 वाट। अब यदि हम 5वां प्रश्न देखें तो देखो कि कोई 400 वाट का अनुमंत अर्थात कोई भी जो विद्युत रेफ्रिजरेटर है उस पर 400 वाट लिखा हुआ है, अर्थात ये 400 वाट शक्ति क्या करता है, ग्रहण करता है। और वाट किसका मात्रक होता है, शक्ति का। तो हम इससे ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये किसका मान दे रखा है, क्योंकि हम मात्रक से पहचान लेते हैं कि ये किस राशि का मान दे रखा है। तो यह मात्रक वाट में है, तो वाट शक्ति का मात्रक होता है। तो पी का मान कितना दे रखा है, 400 वाट। अब देखो, अब 400 वाट अनुमत का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर है, ये 8 घंटे प्रतिदिन चलता है, यानी प्रतिदिन कितने, प्रतिदिन है ना, वो कितने घंटे चलता है, 8 घंटे। कितने घंटे चलता है, 8 घंटे। तो समय कितना हो गया, 8 घंटे। टी का मान कितना हो गया, 8 घंटे। अब देखो, अब 8 घंटे चलता है और 1 यूनिट के यानी 1 किलोवाट घंटे का मतलब होता है 1 यूनिट के कितने रुपए लगते हैं, 3 रुपए। और 3 रुपए लगते हैं। तो इस रेफ्रिजरेटर को हम 30 दिन अर्थात 1 महीने चलाते हैं। तो 1 महीने चलाने पर इसमें जो ऊर्जा है इसका मान हम ज्ञात करते हैं। या ऊर्जा से अर्थ है विद्युत ऊर्जा का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, विद्युत ऊर्जा का। तो सबसे पहले हम विद्युत ऊर्जा का सूत्र देखते हैं। तो विद्युत ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो होता है पीटी बटा 1000, पीटी बटा 1000। या पी होता है शक्ति, ये शक्ति हमेशा वाट में होनी चाहिए और समय किसमें होना चाहिए, घंटे में, और उसमें 1000 का भाग दे देते हैं तो विद्युत ऊर्जा का मान प्राप्त हो जाता है। तो देखो मान रख दो, तो विद्युत ऊर्जा सबसे पहले जो शक्ति होती है वो वाट में होनी चाहिए और हमें वाट में भी पर्सन में दे रखी है तो रख देते हैं 400 गुणा समय किसमें होना चाहिए, घंटे में, और हमें पर्सन में भी समय घंटे में ही दे रखा है तो रख देते हैं। और इसमें किसका भाग दे देते हैं, 1000 का, तो 1000 का भाग दे दो। अब इसको हल कर लो, ऊपर के 2 जीरो से नीचे के 2 जीरो कट जाते हैं। अब 8 को 4 से गुणा कर दो, 8 चौक 32, और इसमें 10 का भाग दे देते हैं। तो विद्युत जो ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा का मान कितना आ जाता है, यदि हम 32 में 10 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3.2। और विद्युत ऊर्जा का जो व्यापारिक मात्रक होता है वो किलोवाट घंटा अर्थात यूनिट होता है। अब देखो, अब 1 यूनिट के अब हमें मूल्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मूल्य। और 1 यूनिट के कितने रुपए, 3 रुपए। तो 3.2 यूनिट के कितने आएंगे, तो इसको किससे गुणा कर देते हैं, 3 से गुणा कर देते हैं। किससे गुणा कर दो, 3 से। अब आगे देखो, अब हम इसको कितने दिन चलाते हैं, 30 दिन चलाते हैं। तो ये तो हो गया 1 दिन का मूल्य। अब ये दोनों क्या हो गया, 1 दिन का मूल्य। अब हम ये 30 दिन का मूल्य ज्ञात करें तो हम इसको वापस किससे गुणा कर देते हैं, 30 से गुणा कर देते हैं। और यदि हम इसको हल कर लेते हैं तो हमें इस पर्सन के लिए जो मूल्य है अर्थात कितने रुपए यूनिट में खर्च होते हैं वो प्राप्त हो जाते हैं। तो सबसे पहले 30 को किससे गुणा कर लो, 3 से गुणा कर लो। तो क्या आ गया, 3.2 गुणा 30 को हम 3 से गुणा करेंगे, 3 तिया 9, कितना आ जाता है, 90। अब आगे देखो, अब इस 90 को 3.2 से गुणा कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले 9 को गुणा करो, 9 दूनी 18, 18 का 8 हासिल की 1, 9 9 9 18 9 27, 27 से 1 28। अब देखो कितना आ गया, 288। और आगे क्या लगा देते हैं, 0 लगा देते हैं। अब इस पर यानी 3.2 में 1 अंक छोड़कर दशमलव है तो यहाँ भी 1 अंक छोड़कर दशमलव लगा देते हैं। और यदि दशमलव के आगे 0 का मतलब अर्थ कोई भी नहीं होता है तो इस 0 को हटा देते हैं। तो कितना आता है, 288 जो यूनिट है, 288 रुपए हमें प्राप्त होते हैं। अतः रेफ्रिजरेटर है वो 1 महीने में 288 रुपए का खर्चा करता है। अब यदि हम इस पर्सन को यदि हम शॉर्ट रूप में करें तो देखो कि किस प्रकार इसको शॉर्ट रूप में करते हैं। तो जब भी हम विद्युत ऊर्जा निकालते हैं तो विद्युत ऊर्जा को निकालने के लिए हमें जो सबसे पहले तो जो भी पर्सन में दे रखा है उनको सबको गुणा कर देते हैं। तो गुणा कर दो, तो सबसे पहले विद्युत ऊर्जा जो पर्सन में जो भी मान दे रखे हैं उनको गुणा कर दो। तो पर्सन में एक तो दे रखा है जो शक्ति कितनी दे रखी है, 400 को गुणा कर दो। गुणा समय कितना दे रखा है, 8 को 8 तो गुणा कर दो। गुणा जो रुपए कितने दे रखे हैं, 3, तो 3 को गुणा कर दो। और कितने दिन चल रहा है, 30 दिन, तो 30 को गुणा कर दो। अर्थात पर्सन में जो भी मान दे रखे हैं सबको गुणा कर देते हैं और 1000 का भाग दे देते हैं। तो 1000 का भाग देने पर हमें जो मूल्य प्राप्त हो जाता है। तो देखो सबसे पहले काट लो, तो 0 0, 3 0 से नीचे के 3 0 काट दो। एक तो बता है 4, एक क्या बता है 8, और क्या बता है 3, और 3 बचते हैं। तो 3 को 3 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 9। अब इसको हल कर लो, तो सबसे पहले 8 को हम 4 से गुणा करते हैं, 8 चौक 32,
और इसको किससे गुणा कर देते हैं, 9 से गुणा कर देते हैं, तो हमें जो मूल्य है वो प्राप्त हो जाता है। तो 9 को 2 से गुणा करें, 9 दूनी 18, 18 को 8 हासिल की 1, 9 3 27, 27 1 28, तो हमें 288 रुपए प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार जब हमें प्रश्न में विद्युत ऊर्जा का मान निकाले तो प्रश्न में जो भी मान हमें दे रखा हो उन सबको गुणा कर देते हैं, और यदि हम 1000 का भाग दे देते हैं तो हमें डायरेक्ट विद्युत ऊर्जा का जो मूल्य है वो प्राप्त हो जाता है। कहता हूं कि आपको विद्युत धारा के अध्याय में पाठ्यगत उदाहरण आसानी से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।